नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के साथ कोटद्वार में भी भाजपा, कांग्रेस के साथ कई स्थानीय पार्टियों के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार दिख रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रोहित डंडरियाल, जो आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे और वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर उन्होंने आज तक कोटद्वार के लिए क्या विकास कार्य किए हैं, उनका कोटद्वार के विकास कार्यों में कितना योगदान रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे रोहित डंडरियाल से। रोहित डंडरियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटद्वार न्यूज़ पर। धन्यवाद कोटद्वार न्यूज़। मैं कोटद्वार से उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक का प्रत्याशी हूं और जो हमारा चुनावी सिंबल है वो इलेक्ट्रिसिटी पोल है। जैसा कि आपका जो सवाल था, मैं उस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक हमेशा कोटद्वार की बातें हर एक पटल पे उठाता रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रंचिंग ग्राउंड जैसी भयावह जो यहाँ के कोटद्वार के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, उसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हमारे द्वारा ही नगर निगम पे लगाया गया है। और अगर आप और चीज़ों में बात करें कोटद्वार के संदर्भ में, तो कोटद्वार में आप समस्याओं पे देखेंगे तो इतनी बड़ी समस्या ये है कि हमें यूपी होते हुए अपने उत्तराखंड में जाना पड़ता है। ये समस्या जो कि हमारे लालडांग चिल्लड़खार वाला जो रास्ता है, इसको खुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे द्वारा सशक्त पैरवी की जा रही है अभी। और अगर आप कोटद्वार की बात करें, कोटद्वार में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिससे हमारे जो बच्चे हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको कोटद्वार में कराने के लिए, आईएएस परीक्षा को कोटद्वार में कराने के लिए एक लेटर लिखा गया है हमारे द्वारा। और आने वाले समय में हमारी ये मांग रहेगी कि हर एक एग्ज़ाम कोटद्वार में होना चाहिए और कोटद्वार के बच्चों को असुविधा ना हो, उनका फालतू पैसा खर्च ना हो। अगर आप पैसा कमा के लोगों को नहीं दे सकते तो कम से कम उनका पैसा बचाया जाए। इस सोच के साथ उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक कोटद्वार में अपनी दावेदारी रख रही है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपका राजनीति में आने का क्या कारण रहा था? मेरा राजनीति में आने का एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है कि 21 साल से जो मैं अपने उत्तराखंड को देख रहा हूँ, मैंने हमेशा ये पाया है कि कोटद्वार को या पूरे उत्तराखंड को कोई चीज़ इसलिए नहीं दी जाती है कि हम लोग उस चीज़ की मांग नहीं करते हैं। अगर आप देखें, सीएनजी को आए हुए कितने साल हो चुके हैं। दिल्ली में कब से सीएनजी चल रही है, अभी तक कीरतपुर तक सीएनजी आ चुकी है, पर कोटद्वार में आज तक सीएनजी की बात कोई भी दल नहीं करता। वो चाहते ही नहीं है कि आप लोगों का पैसा बचे। अगर सीएनजी कोटद्वार में आएगी तो क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा तो होगी होगी, आपकी जेब की भी रक्षा होगी। जो लोग अभी दुगनी कीमत पे पेट्रोल और डीजल के दामों से सबके सब वाकिफ़ हैं, कैसे वो बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं अगर सीएनजी आ जाएगी तो जो हमारे टैक्सी यूनियन है उनको भी उनकी आय दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अगर वो सीएनजी पे ट्रैवल करते हैं तो उनको हाफ कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी। तो घर बैठे आपका दुगना फ़ायदा हो सकता है अगर सीएनजी कोटद्वार आ जाएगी। तो ऐसे मुद्दे मुझे बहुत शर्म उनके लिए महसूस होती है कि कांग्रेस, बीजेपी जिनकी केंद्र में सरकार है, केंद्र से वो गवर्न होती हैं, पर वो आज तक कोई ऐसा मास्टर प्लान नहीं बना पाई हैं कोटद्वार के लिए कि कोटद्वार के लोगों का जेब का पैसा बच सके। आप अगर यहाँ पे देखें अपने जो कि हमारा डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। अगर आज के दिन मास कॉम करना हो तो कोटद्वार से बाहर जाना होगा। आपको एलएलबी करनी हो, मैंने खुद अपनी एलएलबी टिहरी गढ़वाल से करी है कैंपस से। अगर यहीं एलएलबी की सुविधा होती तो हम यहाँ से कर सकते थे, मगर आज तक 20 सालों में किसी ने नहीं सोचा कि कोटद्वार में विकास की नींव कैसी रखी जाए। अगर आप देखें कोटद्वार में जो इतना बड़ा गड्ढा करके इन्होंने रखा हुआ है, अगर उसको ग्राउंड ही छोड़ा होता तो आज तक 1-2 धोनी निकल चुके होते, वहाँ से विराट कोहली निकल चुके होते। 20 साल हो गए हैं, 10 साल में उनका कैरियर हो चुका होता और आज तक वो रिटायर भी होने की कगार पे होते और कोटद्वार उनके नाम से चमक रहा होता है। पर बच्चों का इन्होंने ग्राउंड छीन लिया, उसे एक गड्ढा बना दिया। बीमारी वहाँ से निकलती होगी, हमें पता नहीं चलता है क्योंकि कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है। आप अगर देखें अगर इस समय कोटद्वार की हालत, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि जो केंद्र से चलने वाले दल हैं उन्होंने हमें खा दिया है। और आज के दिन की सिचुएशन ये, अगर क्षेत्र के दलों को, क्षेत्र के लोगों को अगर हम लोगों ने आगे नहीं भेजा तो हम अपनी बातों को एक अच्छी जगह पे रख ही नहीं पाएंगे। अगर आप भू कानून की बात करें तो भू कानून पे ड्राफ्ट बना के मैंने सीएम को सौंपा था, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं बनाना चाहते हैं वो?
सो ये बहुत सारे रीज़न है जिससे उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक बहुत आहत है कि हमें यहाँ अपने उत्तराखंड में ऐसा फील कराया जाता है कि हम उत्तराखंड से बाहर के हैं, हमारी चीज़ें हमें नहीं दी जाती हैं। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हर घर आय पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम कोटद्वार में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे वेल डिफाइन करना चाहूँगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट अगर कोटद्वार में लगता है तो यहाँ जूस बनेंगे, यहाँ जैम बनेंगे। हमारे जो गांव हैं जहाँ छोटे छोटे पेड़ हैं जिनमें 2-2, 300 संतरे लगते हैं, वो आदमी आके कोटद्वार में अपना संतरा बेच सकेगा, मौसमी बेच सकेगा। और भी जो हमारे बुरांस है और भी कई जिनसे जैम बन सकते हैं, जूसेस बन सकते हैं, ऐसा फूड प्रोसेसिंग प्लांट कोटद्वार में लगाया जाएगा ताकि गांव से यहाँ लोग आए। रिवर्स पलायन कैसे होगा? जब आप गांव की किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाओगे। इस प्लान के साथ हम लोग आए। अगर मैं कोटद्वार में आता हूं तो हम कोटद्वार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का काम करेंगे जो कि सरकारी होगा। सरकारी कंपनी बनाने की पहल करेंगे ताकि वो कंपनी इजीली बंद ना हो सके। छोटे उद्योगों को ये झेलना पड़ता है, लघु उद्योगों को, कि उनको उस हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिल पाती और वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। पर अगर वो गवर्नमेंट कंपनी हुई तो वो लंबे समय तक चल पाएगी, नुकसान भी झेल पाएगी क्योंकि उसकी बैकबोन सरकार बनी हुई रहेगी। तो ये तो मेरा इनकम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, मैं कोटद्वार में जो ट्रैफिक की समस्या देखता हूँ उसका मैंने सॉल्यूशन ये निकाला है। मेरी रेल मंत्रालय को मैंने इसमें चिट्ठी लिखी है कि जो गाड़ी घाट में उनके पास जो ज़मीन है उसे रेलवे पार्किंग एरिया बना दे, पैसे ले पर पार्किंग दे। इससे हमें क्या फायदा होगा कि जो बाजार में जाते हैं वो अपनी पार्किंग गाड़ी घाट में करेंगे, ट्रैफिक से निजात मिलेगी। दूसरा, पार्किंग की व्यवस्था मैं देखता हूं देवी रोड के सामने जो आपका एरिया है जिस पे इस समय टैक्सी यूनियन है, टैक्सी यूनियन की बात मेरी अभी बात चल रही है टैक्सी यूनियन से, उनको हम लोग शिफ्ट करा रहे हैं। कौड़िया में जहाँ पे कोविड टेस्टिंग होती थी वहाँ पे उन्हें शिफ्ट कराने की बातचीत चल रही है हमारे द्वारा कि उन्हें वहाँ पे एक जगह दे दी जाएगी। तो कभी भी जब टैक्सियाँ अंदर नहीं आएंगी तो ट्रैफिक खुद ब खुद कम हो जाएगा। अभी सभी लोग वहीं घूमते रहते हैं हमारे झंडा चौक के आसपास। तो कुछ मास्टर प्लान हमारे इस चीज़ में चल रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोटद्वार में जो बुजुर्ग लोगों की मैं समस्या देखता हूँ कि ये शहर जो अपना कोटद्वार शहर है, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं। उनके लिए मैं एक सारथी सेवा कोटद्वार में चलाने की सोच रहा हूं, जिसमें क्या होगा कि एक ई रिक्शा आपका बाजार में चलेगा। बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी, 60 साल से ऊपर का आदमी उसमें बैठ सकता है, अपनी सब्जी खरीद सकता है, ट्रैफिक से बच सकता है और वो एक स्पेसिफिक रूट में चलते रहेंगे। फ्री में उसमें बूढ़े लोग ट्रैवल करेंगे ताकि उन्हें ट्रैफिक से निजात मिले। मैं देखता हूँ कई बार बूढ़े लोग ट्रैफिक से बहुत जूझते हैं कोटद्वार में। युवा तो जूझ ही रहा है पर बूढ़े आदमी को स्पेशल ज़्यादा दिक्कत होती है इस चीज़ से। और अगर मैं स्पेशली महिलाओं की बात करूँ तो कोटद्वार में आज तक बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी ने महिलाओं के लिए वॉशरूम की बात नहीं करी। आप अगर देखें, मैं आपको ये दावा करता हूं कोटद्वार में एक भी ऐसा वॉशरूम नहीं जिसमें लड़की कह दे कि मैं जाना चाहती हूं। और अगर कोई वॉशरूम बने भी है तो वहां जो बैठा है आदमी वो कोई लड़का बैठा है। लड़का क्यों बैठा है वहां पे? कई बार हमारी माताएं बहनें संकोच करती हैं ऐसी जगहों पे जाने से। तो अगर महिलाएं उनको चलाएंगी तो सोचिए कितना उनको फ़ायदा होगा। अगर आज भी हमें वॉशरूम जाना होता है तो हमें घर वापस लेके आना पड़ता है अपने फीमेल मेंबर्स को। कितनी दुविधा वाली बात है। 20 साल हमें अलग हुए हो चुके हैं और अभी तक सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाए। तो ये कुछ हमारे मेजर मुद्दे हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं और अपनी सशक्त पैरवी रख रहे हैं। और समय के अकॉर्डिंग अभी मैंने एक मैनिफेस्टो बनाया भी है और जिसमें मैंने लोगों की राय मांगी। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या और मुद्दे हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे अभी बातें चल रही पर एक परफेक्ट सॉल्यूशन ना होने के कारण मैंने उन्हें भी मैनिफेस्टो में नहीं रखा है। जिन चीज़ों का मेरे पास सॉल्यूशन आता रहेगा मैं उन्हें मैनिफेस्टो में रखता रहूँगा। अगर आपके पास कोई और मुद्दे हैं जिनका कुछ निकाला जा सकता है तो आप इस वीडियो के अंत में हमें ज़रूर बताएं। आपने यूकेडी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं ये देखता आ रहा हूँ कि जितने भी केंद्र से चलने वाले दल हैं वो हम राज्य वालों को वो जगह नहीं दे पाते हैं जो क्षेत्र दल दे पाते हैं। इसीलिए मैंने क्षेत्र दल को चुना। हमें सबको ये समझना होगा कि अब समय आ चुका है कि हम क्षेत्र की शक्ति को लोगों को दिखाएं। अगर आप दूसरे राज्यों में भी देखते हैं तो जो क्षेत्र दल हैं वो अपनी बातों को ज़्यादा मनवा लेते हैं राज्य के दलों से, नेशनल पार्टीज से। सो हम सबको ये समझना होगा कि हमें क्षेत्र दल को अपने क्षेत्र के नेता को पावर देनी होगी, ना कि जो केंद्र से चलने वाले दल हैं उन्हें पावर देनी होगी। आपने आज तक कोटद्वार की जनता के लिए क्या क्या किया है?
जैसा कि आप जानते हैं कोटद्वार की जो ट्रंचिंग ग्राउंड की जो समस्या थी उसके संदर्भ में वहाँ पे जो मशीन लगी है वो हमारे द्वारा ही लगाई गई है। और अगर आप बात करें जो चिल्लड़खाल मार्ग है उसको खुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं। अभी वो केस दोबारा से लग नहीं पाया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत केस पेंडिंग होते हैं, पर जिस दिन भी वो केस लगता है हम इस चीज़ को आर्ग्यू करके दोबारा से उसको खुलाने के लिए हमारी वहाँ पे सशक्त पैरवी चल रही है। जब यहाँ कोटद्वार में बाढ़ आई थी, आपको अगर याद हो 2017 के आसपास की ये बात है, तो हम लोग उस समय नैनीताल हाई कोर्ट गए थे। हमने मुआवजा उस समय लोगों को दिलाया था, भाबर के लोगों को दिलाया था। मैं और अमृतांशु बर्थवाल थे इस चीज़ में, और मैंने एक नेशनल इशू पे बहुत ही अच्छे से काम किया है। जो 1 से लेके 20 तक के सिक्के हैं वो मेरे द्वारा ही निकाले गए हैं, जो कि ब्लाइंड फ्रेंडली हैं। अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो वो चीज़ को पहचान सकता है कि कितने का सिक्का है, बिकॉज नोट को नहीं पहचाना जा सकता कि वो कितने का नोट होता है। तो 1 से लेके 20 तक के सिक्के भी मेरे द्वारा ही देश में निकाले गए हैं। क्या लगता है आपको कि भाजपा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कोटद्वार की जनता यूकेडी पार्टी को चुनेगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सब दलों से कोटद्वार की लोग जनमानुष अब ऊब चुके हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि ये सब लोग अपने लोगों से घिरे हुए हैं, ये आम जनता से कोई कंसर्न रखते नहीं हैं। और मुझे खड़ा कराने का जो मुझे पीछे से बैकबोन या मेरी आप स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे, वो कोटद्वार की जनता ही है। उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि रोहित आपको खड़ा होना चाहिए, और आप इतने जब बिना किसी पोस्ट के इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगर आपके पास विधायक जैसा पद रहेगा तो आप कोटद्वार के लोगों के लिए और अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो कोटद्वार की जनता के थ्रू ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। धन्यवाद रोहित डंडेल जी।